हाय, आज हम इराइथ्रोपोइसिस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज इराइथ्रोपोइसिस? तो इराइथ्रोपोइसिस क्या होती है? डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसीज की डेवलपमेंट मैचुरेशन, या फिर उसको हम इराइथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इराइथ्रोसाइट्स की डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन को क्या बोलते हैं हम? इराइथ्रोपोइसिस। ठीक है, इराइथ्रोपोइसिस अगर ये है तो व्हाट इज हीमोपोइसिस एंड हीमेटोपोइसिस? हीमोपोइसिस और हीमेटोपोइसिस क्या होता है? डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। मतलब सारे ब्लड सेल्स की डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन को क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस। और इसमें 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स इंक्लूड होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज जो हमने पढ़ा आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है हमारा डब्ल्यूबीसी, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स। एंड थर्ड नंबर पे आता है हमारा प्लेटलेट्स। ठीक है, उसके बाद में आता है सबसे पहले जो इरेथ्रोपोइसिस हम पढ़ रहे हैं उसकी साइट क्या है, वो कहाँ पे बनते हैं, मतलब इरेथ्रोपोइसिस होती कहाँ पर है, आरबीसी की प्रोडक्शन कहाँ पर होती है, वो कहाँ पर होती है? एडल्ट लाइफ की बात करें, एडल्ट मतलब ह्यूमन बींग्स, एडल्ट ह्यूमन बींग्स में लेस देन 20 ईयर्स और मोर देन 20 ईयर्स ऑफ एज। लेस देन 20 ईयर्स ऑफ एज में क्या होता है कि ऑल लॉन्ग एंड शॉर्ट बॉन्ड्स, सारे टाइप की लॉन्ग एंड शॉर्ट बॉन्ड्स जो होती है वो आरबीसीज की फॉर्मेशन करती है, इरेथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन करती है। बट मोर देन 20 ईयर्स ऑफ एज, जब 20 साल से ज़्यादा उम्र हो जाती है तो लॉन्ग एंड शॉर्ट बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस आ जाता है कि लॉन्ग बॉन्ड्स का सिर्फ जो एंड है वो पार्ट ही उसको आरबीसी को फॉर्मेशन करता है। मान लो ये एक लॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, पहले जब 20 साल की कम उम्र की एज थी तब तो इसका पूरा पार्ट, इस लॉन्ग बोन का ईच एंड एवरी पार्ट जो होता है आरबीसी की फॉर्मेशन करवाता था। बट जब 20 साल की उम्र से ज़्यादा उम्र आ गई तो सिर्फ इसके एंड वाले पार्ट, इसके बोन्स के एंड वाले पार्ट ही आरबीसी की फॉर्मेशन करवाते हैं। और इसके अलावा मेम्ब्रेनस बोन्स जो मेम्ब्रेन से बनी होती है, जिनका मेम्ब्रेनस ओरिजिन होता है, वो कौन कौन सी आती है? बोन ऑफ स्कल, बोन ऑफ रिब्स, बोन ऑफ स्टर्नम, स्कल की, रिब्स की, स्टर्नम की बोन, पेल्विक बोन। ठीक है, ये क्या करवाती है? आरबीसी की फॉर्मेशन करवाती हैं। और 20 साल की उम्र के बाद ये लॉन्ग बोन्स की पूरा पार्ट क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता? क्योंकि जो इसका ये शाफ्ट वाला पार्ट है वो क्या करता है, यहाँ पर फैट की डिपोजिशन होने लग जाती है। और फैट की डिपोजिशन होने की वजह से ये वाला पार्ट जो होता है रेड सेल की फॉर्मेशन, रेड सेल या किसी टाइप के सेल की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ एंड ऑफ द बोन ही पार्टिसिपेट करता है आरबीसी की फॉर्मेशन में। ठीक है, बोन्स हैं उनके अंदर आरबीसी की फॉर्मेशन कैसे होती है? ठीक है, तो बोन है हमारी, जो ह्यूमन बोन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और ये बोन मैरो ही क्या करवाता है? आरबीसी की प्रोडक्शन करवाता है। बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो के अंदर आरबीसी की प्रोडक्शन कैसे करवाता है? बोन मैरो के अंदर एक टाइप का सेल होता है, दैट इज कॉल्ड स्टेम सेल। ठीक है, और ये सेल जब टूटता है, ग्रो करता है, डिवाइड करता है, तो इससे आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो अब इसमें याद रखने वाला ये है कि जो बोन मैरो के अंदर क्या होता है? स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो 2 टाइप के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। हमारी डब्ल्यूबीसी दैट इज ल्यूकोसाइट्स की प्रोडक्शन करवाते हैं, एंड इरेथ्रोसाइट्स दैट इज आरबीसी की प्रोडक्शन करवाते हैं। अब बोन मैरो का क्या होता है कि बोन मैरो का, हमारी जो बोन मैरो, बोन के अंदर जो बोन मैरो प्रेजेंट होती है उसका जो 75% पार्ट है, मतलब अगर मान लो कि ये बोन मैरो है, ठीक है, और इसका जो 75% मतलब मैक्सिमम पार्ट क्या प्ले करता है, वो ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। बोन मैरो का 25% पार्ट क्या करवाता है? इरेथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन करवाता है। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास, हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी का काउंट ज़्यादा होना चाहिए और आरबीसी का काउंट कम होना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी, जो बोन मैरो प्रोड्यूस कर रहा है, उसका लाइफ स्पान कितना होता है, वो कितने टाइम तक रहती है? 1 से लेकर 10 दिन तक रहती है। बट जो इरिथ्रोसाइट्स जो प्रोड्यूस कर रहा है वो, उसका लाइफ स्पैन कितना है? 120 डेज। तो इट मीन्स कि अगर चाहे वो कम अमाउंट में ही आरबीसी को प्रोड्यूस कर रहा है, पर वो इतने टाइम तक रह रही है, इतने 120 डेज तक हमारी बॉडी के अंदर रह रही है एक आरबीसी, तो इट मीन्स कि इसकी क्वांटिटी हमेशा ही ज़्यादा रहेगी। बट जो डब्ल्यूबीसी चाहे ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है पर उसका लाइफ स्पान ही 1 to 10 डेज है, मतलब इतने कम टाइम तक ही वो रहेगा, इसीलिए इसका काउंट हमारी बॉडी में कम होता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ इरेथ्रोपोइसिस, इसमें हम क्या करेंगे कि इरेथ्रोपोइसिस मतलब ब्लड कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ेंगे। बट ये जो स्टेजेस हैं इसमें हम सारा कुछ ही कवर कर लेंगे, जैसे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, तो हम इसमें सारा कुछ ही कवर कर रहे हैं। जैसे फर्स्टली हमने बताया था कि आरबीसी कैसे बनते हैं? स्टेम सेल से बनते हैं। स्टेम सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? हमारी बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। और बोन मैरो किस में प्रेजेंट होता है? बोन में प्रेजेंट होता है ना। तो
तो हम स्टेम सेल से शुरू करते हैं। तो स्टेम सेल्स क्या होते हैं, पहले अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। अनकमिटेड का मतलब इनको कुछ नहीं पता है कि इनको क्या करना है, कैसे करना है। फिर जब ये कमिटेड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हो जाते हैं, इनको अपना काम करना जब ये शुरू कर देते हैं, कमिटेड हो जाते हैं, मतलब किसी काम के लिए कमिटेड हो जाते हैं, मतलब उनको अपने सेल्स फॉर्मेशन करने हैं, तो उसमें ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, दैट इज लिम्फोइड स्टेम सेल्स एंड कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। ठीक है, लिम्फोइड स्टेम सेल्स क्या करते हैं, हमारे लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन करते हैं। लिम्फोसाइट्स हमें पता है ना क्या क्या होता है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। फिर से देख लेते हैं, लिम्फोइड स्टेम सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। और लिम्फोसाइट कौन कौन से होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। फिर आता है कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट, इसमें क्या आते हैं, हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इसको, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जीएम, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम। ठीक है, तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई से क्या पता लग रहा है, ई से क्या बनेगा, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट मतलब हमारा आरबीसी बनेगा, क्या बनेगा, आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल। फिर आता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जीएम। जीएम में क्या आता है, जी फॉर ग्रेन्युलोसाइट, एम फॉर मोनोसाइट। जी फॉर ग्रेन्युलोसाइट, एम फॉर मोनोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट से क्या बनेगा, एन, 3 चीजें बनेंगी, मतलब ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब जिनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट किस किस में होते हैं, उससे आगे क्या बनेगा, दैट इज एन न्यूट्रोफिल्स, बी फॉर बेसोफिल्स, ई फॉर इओसिनोफिल्स। ठीक है, फिर आता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम। एम से क्या बनेगा, मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट क्या होता है, जो प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन करवाता है। प्लेटलेट्स हमें पता ही है ना, प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, प्लेटलेट्स ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और आरबीसी का क्या काम होता है, रेड ब्लड सेल्स का क्या काम होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो हमारी बॉडी की अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है उसको कैरी करता है और पूरे जो बॉडी के टिश्यूज है उसमें ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। और ये जो हमारे डब्ल्यूबीसी के पार्ट है, बी सेल, टी सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये क्या करवाते हैं, ये एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं हमारी बॉडी को टू फाइट अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन एंड एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम और इंजरी इन अवर बॉडी। ओके, फिर एथ्रोपोइसिस। एथ्रोपोइसिस की फर्दर स्टेजेस क्या होती हैं, इससे पहले हमने यही पढ़ा है कि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, उससे क्या बने, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्टोसाइट बने। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्टोसाइट से क्या बना, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई बना। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई से इरिथ्रोसाइट्स बने। इरिथ्रोसाइट जिनको हम आरबीसी बोलते हैं। अब वो इरिथ्रोसाइट आरबीसी है अभी इमेच्योर फॉर्म में, अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए हैं, उनकी आगे स्टेजेस होती हैं और वो स्टेजेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जिस प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जिसको हम बोलते हैं मेगैलोब्लास्ट। ठीक है, तो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट और मेगैलोब्लास्ट क्या होता है, इसमें आरबीसी का साइज होता है 20 माइक्रोम। ठीक है, 20 माइक्रोम डायमीटर मतलब बड़े साइज की आरबीसी होती है। ठीक है, फिर अब सेकंड स्टेज, इसके आगे की स्टेज क्या होगी, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है कि अब आरबीसी अपना साइज क्या करती रहेगी, छोटा करती रहेगी। तो इसमें आरबीसी का साइज कितना हो जाएगा, 15 माइक्रोम हो जाएगा। और मैंने बताया था कि जो एक नॉर्मल सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। बट आरबीसी है ना तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जो मेच्योर आरबीसी है ना तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ना ही कोई ऑर्गेनल्स होते हैं। उस न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स की जगह पर उसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना। तो अब क्या है कि जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई डिसअपियर होंगे, है ना, ऑर्गेनल्स क्या होंगे, डिसअपियर होंगे और उसकी जगह पे क्या आएगा, हीमोग्लोबिन आएगा। एक सिंपल सा स्टेप यही है कि एक बड़ा सेल और बड़ा आरबीसी का साइज एक तो छोटा होगा और न्यूक्लियस न्यूक्लियोलाई उसमें से निकल जाएंगे और हीमोग्लोबिन उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि मैंने बताई दिया प्रो इरिथ्रोब्लास्ट स्टेज। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट स्टेज को मेगैलोब्लास्ट स्टेज भी कहते हैं। इस मेगैलोब्लास्ट स्टेज में आरबीसी का साइज क्या होता है, 20 माइक्रोम, मतलब सिर्फ अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, इसके आगे देखेंगे, है ना। तो इसके बाद आता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट स्टेज। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में क्या होता है कि आरबीसी का साइज उससे छोटा हो जाता है, 15 माइक्रोम हो जाता है। उसके बाद उसमें से न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई क्या होने लग जाते हैं, डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। न्यूक्लियोलाई तो इसी स्टेज में ही डिसअपियर हो जाता है, बट न्यूक्लियस अभी भी पड़ा होता है। ठीक है, फिर आता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज। इस इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में क्या होगा, आरबीसी का साइज और छोटा हो जाएगा, 10 to 12 माइक्रोम हो जाएगा और एचबी स्टार्ट अपीयरिंग। एचबी मतलब हीमोग्लोबिन उसमें क्या अपीयर होने लग जाएगा, उसमें दिखने लग जाएगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट लेट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज। लेट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में क्या होता है, 8 to 10 माइक्रोम डायमीटर होता है। एचबी जो यहाँ पे अपीयर होना शुरू हुआ था किसमें, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में, इसमें क्या हो जाएगा, एचबी का नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एक आरबीसी के अंदर एचबी जो होते हैं वो बढ़ने लग जाएंगे। उसके बाद न्यूक्लियस जो है हमने पढ़ा है कि यहाँ पर डिसअपियर होना शुरू हुआ था इस स्टेज में, अब इसमें इतना छोटा हो जाएगा कि वो इंक स्पॉट न्यूक्लियस होगा। मतलब इंक स्पॉट मतलब समझ रहे हो कि ये इंक है, इसका एक स्पॉट मतलब
इतने छोटे साइज का क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा, वो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर आती है स्टेज दैट इज रेटिकुलोसाइट स्टेज। दैट इज रेटिकुलोसाइट स्टेज में जो आरबीसी बनता है उसको हम इमैच्योर आरबीसी भी बोल सकते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन रेमिनेंट ऑफ ऑर्गेनल। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ऑर्गेनल्स के रेमिनेंट, मतलब सिर्फ क्या रह गया साइटोप्लाज्म में, ऑर्गेनल्स रह गए, वो भी रेमिनेंट मतलब उनके छोटे छोटे टुकड़े रह गए। उस रेमिनेंट ऑफ ऑर्गेनल्स को क्या बोलते हैं, रेटिक्यूलम बोलते हैं। ठीक है, मतलब उस साइटोप्लाज्म में रेमिनेंट ऑफ ऑर्गेनल्स रह गए, उनको क्या बोलते हैं, रेटिक्यूलम बोलते हैं। इसी वजह से इस स्टेज का क्या नाम है, रेटिकुलोसाइट स्टेज होते हैं। रेमिनेंट ऑफ ऑर्गेनल्स भी आगे वाली स्टेज में क्या होने लग जाएंगे, डिसअपियर होने लग जाएंगे, क्योंकि मैच्योर आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, ओनली हीमोग्लोबिन, है ना। ठीक है, तो अब ये जो इस स्टेज में जो इमैच्योर स्टेज है, रेटिकुलोसाइट स्टेज है, इसी स्टेज में जो है आरबीसी ब्लड के अंदर एंटर हो जाते हैं, ब्लड के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद जाके वो एक मैच्योर स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो हमारी लास्ट स्टेज क्या आती है, मैच्योर एरिथ्रोसाइट। मैच्योर एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है कि पूरा जो आरबीसी है वो मैच्योर फॉर्म में आ गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका 7.2 माइक्रोन डायोमीटर हो जाता है। और जो हमने लास्ट स्टेज, इससे पहले वाली स्टेज में पढ़ा था कि रेटिकुलम नेटवर्क होता है, इसी वजह से उसको रेटिकुलोसाइट स्टेज बोलते हैं। तो वो रेटिकुलर नेटवर्क इस स्टेज में आके डिसअपियर हो जाता है, वो जो ऑर्गेनल्स है वो डिसअपियर हो जाते हैं। उसके अलावा नो न्यूक्लियस, मतलब इस स्टेज में न्यूक्लियस बिल्कुल भी एब्सेंट होता है। ठीक है, उसके बाद में अब एक और चीज़ बताई गई है कि इस प्रोइरिथ्रोब्लास्ट स्टेज से लेकर मैच्योर आरबीसी बनने के लिए हमें कितना टाइम लगता है, 7 डेज, मतलब 1 हफ्ता लग जाता है एक प्रोइरिथ्रोब्लास्ट स्टेज से लेकर एक मैच्योर आरबीसी बनाने में। ठीक है, और प्रोइरिथ्रोब्लास्ट स्टेज से लेकर रेटिकुलोसाइट जो बनते हैं वो 5 डेज में बन जाते हैं, और रेटिकुलोसाइट से लेकर मैच्योर आरबीसी बनने में 2 डेज लगते हैं, 2 दिन लगते हैं। फैक्टर्स नेसेसरी फॉर इरेथ्रोपोइसिस। एक इरेथ्रोपोइसिस, एक आरबीसी की फॉर्मेशन होने में कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट इज स्टिमुलेटिंग फैक्टर, सेकंड इज मैचुरेशन फैक्टर एंड थर्ड इज द फैक्टर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। अब स्टिमुलेटिंग फैक्टर का मतलब होता है कि जब हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था कि आरबीसी बनता कैसे बनता है, बोन मैरो से बनता है। बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स होते हैं वो आरबीसी की फॉर्मेशन करवाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जो हमारे स्टेम सेल्स होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, उनको स्टिमुलेशन की ज़रूरत पड़ती है कि उनको एक पीछे से फोर्स दी जाए कि वो आरबीसी की बना दे, है ना। तो स्टिमुलेशन जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर है किसको अफेक्ट करते हैं, हमारे स्टेम सेल्स को अफेक्ट करते हैं, हमारे बोन मैरो को अफेक्ट करते हैं कि आरबीसी को बनाओ, है ना। तो अब ये जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो हम पढ़ेंगे ये कहाँ अटैक करेंगे, हमारी बोन मैरो पे अटैक करेंगे, हमारी स्टेम सेल पे अफेक्ट करेंगे, सो दैट कि कहाँ क्या हो जाए, आरबीसी की प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो जाए और बनना शुरू हो जाए, है ना। जिसमें हमने पढ़ा था कि जो स्टेम सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, हमारे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्टोसाइट बनाते हैं, और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्टोसाइट से क्या बनता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट बनता है ना। अब वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट तक की स्टेज है वो कैसे बनेगी, वो तब बनेगी जब हमारे स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट किया जाएगा। तो इन स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए ये फैक्टर्स होते हैं। तो इन फैक्टर्स को भी हम अच्छे से देख लेते हैं। हमें सबसे पहले हम हाइपोक्सिया देखेंगे। हाइपोक्सिया देखने से पहले हमें आरबीसी के फंक्शन पता होना चाहिए। जो रेड ब्लड सेल है वो क्या काम करती है, रेड ब्लड सेल्स जो होती है ऑक्सीजन को कैरी करती है, ऑक्सीजन को कैरी करके हमारी बॉडी के टिश्यूज में पहुंचाती है। ठीक है, जैसे ही आरबीसी कम हुआ तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी सेल्स में, है ना। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी बॉडी सेल्स में अगर हो गई तो क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया जनरेट हो जाएगा, है ना। तो अब ऑब्वियसली हाइपोक्सिया है, इट मीन्स कहीं ना कहीं रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कम है। नो डाउट हाइपोक्सिया के अदर रीजंस भी होते हैं, बट यहाँ पर हम यही काउंट करेंगे कि अगर हाइपोक्सिया हुआ है इट मीन्स आरबीसी का लेवल कम हुआ है। आरबीसी का लेवल कम हुआ है, आरबीसी का मेन रोल होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट अगर वो नहीं कर पाएगी, आरबीसी का लेवल अगर कम हुआ तो हाइपोक्सिया जनरेट हो सकता है ना। तो ये तो हमने सिम्टम्स में पढ़ा, बट ये हाइपोक्सिया इरेथ्रोपोइसिस कैसे करवाता है, इसमें क्या होता है कि जो हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी कहाँ हो गई, अगर हमारी किडनी टिश्यूज में हो गई, हमारी किडनी के पास हो गई, तो क्या करेगा, जो हाइपोक्सिया है वो किडनी के टिश्यूज को, पेरिट्यूब्यूल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। वो क्या कहेगा कि क्या सिक्रिएट करे, इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है जो कौन प्रोड्यूस करता है, किडनी प्रोड्यूस करती है। और वो कब प्रोड्यूस करती है, जब एक हाइपोक्सिया कंडीशन जनरेट होती है, जब हमारे किडनी टिश्यूज को पता लग जाता है कि ऑक्सीजन की कमी है ना। तो क्या होता है, इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज हो जाता है।
तो ये इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करता है, सीधा जाएगा हमारे बोन मैरो के पास और बोन मैरो को करेगा क्या करे, वो आरबीसी की प्रोडक्शन करवा दे। सिंपल सा फंडा है कि हाइपोक्सिया की वजह से इरेथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस हो गया, इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन प्रोड्यूस हुआ और उसने जाके सीधा बोन मैरो पे एक्शन कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है। अब थर्ड आता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन कैसे आरबीसी की प्रोडक्शन करवाता है, इसका भी सेम हाइपोक्सिया से ही कोरिलेशन है। कैसे, जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो क्या करवाता है, हमारे ब्लड सेल्स की मेटाबॉलिज्म अच्छे से करवाता है। ब्लड सेल्स की में जो भी मेटाबॉलिज्म में भी जनरली क्या होती है, कैटाबॉलिज्म जो होती है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ब्रेक डाउन किसी भी बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, कैटाबॉलिज्म होता है ना। टॉक्सिन एक स्टिमुलेशन देता है हमारे ब्लड सेल्स को क्या करने के लिए, नॉर्मल ब्लड सेल्स, ह्यूमन बॉडी के जितने भी ब्लड सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, उनको क्या कहता है, थायरोक्सिन क्या कहता है कि जाके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर दो। अगर थायरोक्सिन इंक्रीज होगा तो सेल का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि बड़े कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ना, एनाबॉलिज्म मतलब जोड़ना। तो मेटाबॉलिज्म कौन बढ़ाएगा, थायरोक्सिन, है ना। तो थायरोक्सिन लेवल जितना ज़्यादा होगा हमारी बॉडी सेल्स का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, और बॉडी सेल्स का जैसे ही मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हुआ, बॉडी सेल्स का जैसे ही मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, उसको किसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो रहती है ना सेल्स को अपना काम करने के लिए, तो ऑब्वियसली थायरोक्सिन लेवल बढ़ा, ब्लड सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ी, फिर से हाइपोक्सिया जनरेट हुआ, हाइपोक्सिया जनरेट हुआ तो इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन फिर से जनरेट हुआ, इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन फिर से जनरेट हुआ तो क्या होगा, रेड सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन ऐसे काम करता है। थायरोक्सिन हार्मोन हमारे ब्लड सेल्स की कैटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने की वजह से ब्लड सेल्स को किसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से हाइपोक्सिया जनरेट हो जाता है, और हाइपोक्सिया जनरेट होने की वजह से हाइपोक्सिया क्या करेगा, इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन की प्रोडक्शन करवाएगा, और इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करेगा, बोन मैरो पे एक्शन करेगा। सिंपल, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपस में कोरिलेटेड है, दैट इज हाइपोक्सिया, इरेथ्रोपोइटिन एंड थायरोक्सिन हार्मोन। अब आते हैं हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स। हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स में कुछ नहीं आता, सिंपल जो इंटरल्यूकिन्स होते हैं, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 11 होते हैं, वो क्या करवाता है, एक स्टिमुलेशन देता है कि आरबीसी की प्रोडक्शन करो, ठीक है। और उसके अलावा विटामिन B3, B6, C, D एंड E, ये तो हमें जो भी आरबीसी की प्रोडक्शन है, मैचुरेशन है, उसमें क्या करवाते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आरबीसी की प्रोडक्शन करवाने में, ठीक है। उसके बाद में आता है मैचुरेशन फैक्टर, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली हमें ये याद रखना है, अगर हमारी बॉडी में इन केस एनी रीज़न इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं बना, ठीक है, इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं बना तो आरबीसी की प्रोडक्शन कम हो सकती है। और इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन कब नहीं बनेगा, जब हमारे रीनल, हमारी किडनी में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन बना कौन रहा है, हमारी किडनियाँ बना रही है। अगर किडनीज में कोई प्रॉब्लम हो गई, किडनी पे कोई डिजीज, इंजरी कुछ भी हुआ, इरेथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा, इरेथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो आरबीसी नहीं बनेगी। इसलिए हमने जनरली देखा होगा कि जिसको किडनी प्रॉब्लम होती है, किडनी डिसऑर्डर्स होते हैं, उनकी जो रेड ब्लड सेल्स है उनका काउंट कम होता है, उसका रीज़न यही है, ठीक है। फिर आता है मैचुरेशन फैक्टर। अब क्या है, हमने स्टिमुलेट तो कर दिया कि आरबीसी को बनाओ, प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल ने अपना काम करा, उसने इरेथ्रोसाइट को बना दिया। इरेथ्रोसाइट बनाने के बाद उसको मैच्योर करना भी जरूरी है। हमने पढ़ा है ना कि एक सेल बनने के बाद जो इरेथ्रोसाइट बनता है उसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर बाद में वो एक उसके जो मैचुरेशन की स्टेजेस होती हैं, जैसे उसके अंदर न्यूक्लियोलाइट डिसअपियर हो जाना, हीमोग्लोबिन आ जाना, है ना, तो हीमोग्लोबिन आ जाना और उसके साइज में का साइज छोटा हो जाना, हमने ये स्टेजेस पढ़ी है ना आरबीसी की। तो आरबीसी मतलब स्टिमुलेशन तो हो गई कि आरबीसी बनना कैसे है ना, स्टिमुलेट हो गया है कि आरबीसी बनाओ, पर आरबीसी बनने के बाद उसको मैच्योर करना भी तो जरूरी है उसको काम करवाने के लिए, क्योंकि ना मैच्योर हुए वो अपना काम तो कर ही नहीं सकता, है ना। तो मैच्योर मतलब कि बड़े, जो आरबीसी का साइज कितना था 20 माइक्रोन था, उसका साइज 7.2 माइक्रोन में कन्वर्ट करना, उसके अंदर सारे न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलस हटाने के बाद में उसके अंदर एचबी डालना, है ना, उसके अंदर एचबी चला जाता है, हीमोग्लोबिन चला जाता है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनल्स है वो भी रिमूव होकर हटकर उसकी जगह पर भी क्या आ जाना, हीमोग्लोबिन आ जाना। और उसका एक बड़ा साइज है, दैट इज 20 माइक्रोन साइज से लेकर उसको छोटा मतलब 7.2 माइक्रोन में कन्वर्ट करना। तो ये आरबीसी की स्टेजेस है, इरेथ्रोपोइसिस की स्टेजेस है, उसी को तो हम बोलते हैं मैचुरेशन, है ना। तो ये मैचुरेशन बहुत जरूरी है एक आरबीसी को अपना काम करने के लिए। तो ये मैचुरेशन कौन कौन करवाता है, विटामिन B12, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड फोलिक एसिड,
ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर का भी आपस में कोरिलेशन है। इसका क्या कोरिलेशन है कि जो विटामिन B12 होता है वो एक तरह का, उसको हम एक और चीज़ भी बोलते हैं, दैट इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। विटामिन B12 को एक्सट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है कि जो जिसको हम डाइट में से लेते हैं, खाने पीने से लेते हैं, बाहर से लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, बाहर से आया हुआ। तो विटामिन B12 को एक्सट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं। और ये होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर कौन प्रोड्यूस करता है? हमारी स्टमक प्रोड्यूस करते हैं। स्टमक का गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। अब ये क्या होता है, जब ये विटामिन इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे स्टमक से प्रोड्यूस हुआ, स्टमक में से प्रोड्यूस होकर कहाँ चला गया? हमारी इंटेस्टाइन में, है ना। तो स्टमक से क्या प्रोड्यूस हुआ? हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक से प्रोड्यूस होकर कहाँ चला गया? इंटेस्टाइन में चला गया। और हमने क्या ले लिया? बाहर से क्या ले लिया? विटामिन B12 ले लिया। तो अब क्या होगा? दोनों इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर का काम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुन लो कि इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? स्टमक से प्रोड्यूस हुआ, इंटेस्टाइन में आ गया। एक्सट्रिंसिक फैक्टर को हमने बाहर से ले लिया, विटामिन B12 को। अब क्या करा? इंट्रिंसिक फैक्टर एक बहुत अच्छा काम करता है। क्या करता है? वो विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन करवा देता है। कहाँ से? इंटेस्टाइन से। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट ना हो तो विटामिन B12 हमारे इंटेस्टाइन से कभी अब्जॉर्ब ही नहीं होगा, और अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो अपना काम नहीं करेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि अगर इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट है, हमारी जो स्टमक है उसने अगर इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस किया है, तो ही विटामिन B12 हमारी इंटेस्टाइन से जाकर अब्जॉर्ब होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें याद रखने वाला ये है कि इंट्रिंसिक फैक्टर कब कब प्रोड्यूस नहीं होता, कब कब हमारी जो है स्टमक जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस नहीं करती। सिंपल सा फंडा है कि स्टमक में कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर स्टमक में गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, स्टमक में कोई इंजरी हो गई, किसी भी वजह से उसमें इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गई, तो वो क्या करेगी? इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस नहीं करेगी। इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस नहीं होगा तो विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो मैचुरेशन जो है RBC की नहीं होगी। तो दोनों का इंपॉर्टेंट, दोनों का कोरिलेशन समझ में आ गया है, विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर। अब आता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का सिंपल सा रोल है कि फॉलिक एसिड और विटामिन B12, मेन तो इंट्रिंसिक फैक्टर का काम तो हमें पता लग ही गया कि इंट्रिंसिक फैक्टर तो सिर्फ विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन करवाता है, और विटामिन B12 और फॉलिक एसिड दोनों मिलकर क्या करवाते हैं? RBC की मैचुरेशन करवाते हैं, रेड ब्लड सेल्स की मैचुरेशन करवाते हैं। एक बड़े साइज ऑफ RBC को छोटे साइज ऑफ RBC में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 20 माइक्रोन RBC को 7.2 माइक्रोन RBC में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब आता है फैक्टर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। हीमोग्लोबिन मतलब हमारा जो हीमोग्लोबिन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? RBC के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर हीमोग्लोबिन जो है वो अच्छे से प्रोड्यूस होगा, अच्छे से सिंथेसिस होगा, तभी हमारे RBC अच्छे से मैच्योर हो पाएंगे, है ना। तो कौन कौन से फैक्टर्स है हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस करने के लिए? तो हीमोग्लोबिन में पहले हमें तो पता होना चाहिए, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीम प्लस ग्लोबिन। किससे मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन? हीम प्लस ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें हमें जनरली पता लग गया कि हीम मतलब आयरन की रिक्वायरमेंट है, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। क्या हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना है? हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है। हीम वाला पार्ट कौन बनाता है? आयरन बनाता है। ग्लोबिन वाला पार्ट कौन बनाता है? प्रोटीन। तो अब इसमें हमें दो चीजें पता लगी कि एक हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन या फिर अमाइनो एसिड, और चाहिए आयरन, ठीक है। और एक्स्ट्रा में हमें क्या चाहिए? कॉपर, कोबाल्ट, निकल, विटामिन्स, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स जो इरेथ्रोपोइसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो स्टेम सेल को स्टिमुलेट करेंगे कि इरेथ्रोसाइट बन जाए। मैचुरेशन फैक्टर, मैचुरेशन मतलब एक इरेथ्रोसाइट को मैच्योर करने के लिए, एक इमेच्योर इरेथ्रोसाइट को मैच्योर में बनाने के लिए मैचुरेशन फैक्टर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और फैक्टर्स नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। हीमोग्लोबिन का मतलब HB मतलब क्यों? HB सिंथेसिस क्यों होनी चाहिए? क्योंकि HB हमारे किसके अंदर जाएगा? RBC के अंदर जाएगा, जिससे वो एक मैच्योर RBC में कन्वर्ट होगा। ओके, डन।